राधे राधे दोस्तों, मैं दीपिका आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग टिप्स बाय बैंकर में एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड करी है LIC असिस्टेंट पे, उस पर काफ़ी अच्छा रिव्यू मुझे मिला है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिव्यूज़ मुझे मिले हैं। बट नेगेटिव मैं नहीं बोलूँगी, सबने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। जिसको गलत लगा है उसने बोला है कि रिव्यू सिर्फ व्यूज़ के लिए ही बोले जा रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं। समवन आस्क्ड दैट, पहली फुर्सत में निकल मुझे नहीं समझ आया वो जो भी उन्होंने बोला है। बट उन सबको मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि मैंने सिर्फ एक अपना, मुझे जो पता था मैंने वो बताया, उसमें कुछ भी मैंने फेक नहीं बताया। अगर जैन में आप लोग कह रहे हैं नोटिफिकेशन आएगा, दैट इज़ ओके, बहुत अच्छी बात है। अगर वो जैन में आ रहा है, मतलब समवन आपको कोई बता रहा है कि वो आएगा फरवरी में, वो जैन में आके बहुत सरप्राइज़ वाली चीज़ हो जाती है। अच्छी बात है वो, बुरा कुछ भी नहीं। और मैं भी जो कुछ बता रही हूँ, मैं देखो व्यू के लिए कुछ भी नहीं बता रही, क्योंकि अगर मैंने व्यू के लिए करना होता तो मैं फिर ऐसे बोलती कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या वीडियो को लाइक करो, जबकि मैंने उसमें कुछ ऐसा मेंशन करा ही नहीं है। LIC के लिए सच में मैंने देखा है कि जनरल भी अगर मैं यूट्यूब खोल के देख रही हूँ ना, उस पर LIC का ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है चीज़ें। तो मैंने सिर्फ आपको एक सही बात बताई है कि उसका क्या रहने वाला है, क्या रहेगा 2024 में। क्योंकि लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ है ना, उसके बाद से ही हर साल वीडियोज़ आती है 20-25। एक चैनल से देख लेना आप, किसी से भी देख लेना, ठीक है। इस पर वीडियोज़ आती है, इस मंथ आएगा, इस मंथ आएगा, वो कभी नहीं आता है। मैंने आपको ट्रू फैक्ट बताया कि देखो आया है। अगली बार मेरे को जब बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी तभी मैं बताऊंगी कि LIC में वैकेंसी आएगी और नहीं आएगी, ठीक है। मेरे को क्या पता लगा है, मेरे पास जो ट्रू फैक्ट होता है मैं वही शेयर करती हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करती। बिल्कुल मैंने ये किसी को वैसे टारगेट करने के लिए नहीं बोला है, मैंने सिर्फ उनके पॉइंट ऑफ व्यू पे अपना रिप्लाई दिया है। और काफ़ी लोगों ने मेरे को एक बोला भी है, काफ़ी ने नहीं बोला, सॉरी, एक जन ने बोला है कि LIC असिस्टेंट का मेरे को अलग से सिलेबस जो है उसकी एक वीडियो चाहिए। तो इस वीडियो के बाद मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। ये पहले मैं प्रिपेयर करने लग गई थी वीडियो, तो पहले मैं यही वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उसके बाद हम LIC भी बना लेंगे, छोटी सी वीडियो रहेगी, इतना वाइड सिलेबस है नहीं उसका। और मतलब ये जो वीडियो है वो बैंक एग्ज़ाम्स जो हमारे 2024 में होने वाले हैं उस पे है। जिन भी एस्पायरेंट का इस साल कोई कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, आइदर प्रीलिम्स में हुआ है, मेंस में अटके हैं, मेंस में हुआ है, इंटरव्यू में अटके हैं। मतलब बेसिकली बात यह है कि इस साल फ्रेशर जिन्होंने 24 से स्टार्ट करना है वो लोग, और जो इस साल फेल हुए हैं वो लोग 24 में जिन्होंने बैंक एग्ज़ाम्स को टारगेट करना है, उनके लिए वीडियो है। मैंने बेसिक से कैसे स्टार्ट किया था वो भी मैं शेयर करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, एग्ज़ाम्स हमारे पास ये आने वाले हैं अभी। SBI क्लरिकल होने के बाद SBI क्लरिकल की जो वैकेंसी है वो 23 की है, अभी जो होगी जैन 24 में। तो सबसे पहले 24 का जो एग्ज़ाम होगा वो RBI ग्रेड B होगा, एंड उसके बाद RRBs आएंगे, IBPS, SBI एंड RBI असिस्टेंट। और बाकी भी होते हैं, SGC वगैरह होते हैं, FCI होते हैं, मतलब मोस्ट सिमिलर सिलेबस रहता है उनका। तो ये कुछ एग्ज़ाम्स है, बड़े एग्ज़ाम्स हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। RBI ग्रेड बी में NABARD भी होता है, मैंने ऐड नहीं करा यहाँ पे, NABARD का एग्ज़ाम भी होता है। तो उनका सिलेबस जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, RBI का भी डिफरेंट है बैंक एग्ज़ाम से। बट काफ़ी लोग इस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, बट मोस्ट जो ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं वही RBI या NABARD की प्रिपरेशन करते हैं कि ठीक है हमारा एक सिक्योर है जॉब, तो हम आगे प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई UPSC चूज़ कर लेता है जॉब लगने के बाद, कोई RBI चूज़ कर लेता है, ऐसा ही होता है। तो इसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, बेशक जो कर रहा है वो कंटिन्यू रखें। और बाकी जो RRBs, IBPS, SBI, काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं जिनकी हमने प्रिपरेशन करनी है, मतलब मैं भी करूँगी। या फिर जो क्लरिकल सेलेक्ट हुए हुए हैं उनको PO की प्रिपरेशन करनी है, या जो फ्रेशर हैं, तो उस पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है उस पर है। देखो, 2 टाइप्स के एस्पायरेंट होते हैं। एक जिन्होंने फ्रेश स्टार्ट किया होता है, मतलब कि हाँ उनका एक एम होता है कि बैंकिंग लाइन में जाना है, उसकी प्रिपरेशन करनी है। एक होता है जिन्होंने 23 या 22 के सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, कहीं ना कहीं उनको फेलियर फेस करना पड़ा है, और अभी मतलब फिर भी वो 24 में, मतलब वही है, उनको एम करना है कि 24 में हमारी जॉब लग जाए, हमारा नंबर लग जाए। तो 2 तरह के एस्पायरेंट होते हैं। पहले फ्रेशर वालों की बात कर लेते हैं। अगर कोई फ्रेशर एस्पायरेंट है जो बैंक एग्ज़ाम को 24 में टारगेट कर रहा है,
तो आपको क्या करना है कि पहले तो बेसिक तैयार करना है अपना, ठीक है। टाइम दो उस चीज़ को, अभी टाइम है, बिल्कुल एग्ज़ाम के पास आके नहीं कर पाओगे। ऐसा ही होता है, नोटिफिकेशन आने के बाद पेपर प्रिपरेशन करने का फ़ायदा नहीं होता है। मैंने भी ये मिस्टेक्स करी हुई है, तो मैं नहीं चाहती आगे कोई और भी करे ऐसी गलतियों से। पता है क्या, टाइम अगर कहीं सिलेक्शन होने में साल लग रहा होता है तो वहाँ पे 2 साल लग जाते हैं, क्योंकि बैंक एग्जाम्स जब शुरू होते हैं ना तो बैक टू बैक आते हैं। उसके बीच आपको कुछ भी बेसिक क्लियर करने का टाइम नहीं लगता, आपको सिर्फ प्रैक्टिस मॉक टेस्ट देने होते हैं और वही दे पाते हो। तो अभी टाइम है आपके पास कि आप अच्छे से प्रिपेयर करो। तो स्टार्ट फ्रॉम बेसिक करो। अपना जो इंग्लिश के लिए, अगर किसी का इंग्लिश वीक है, ठीक है, इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है, जैसे कि मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से अगर आप नहीं हैं, तो आपने क्या करना है कि रीडिंग स्टार्ट करनी है। इजी इजी जो एडिटोरियल तो मतलब खैर इजी नहीं होते, टफ लैंग्वेज ही होती है। कोई स्टोरी ले लो, कोई बुक पढ़ लो, क्योंकि पता है क्या, अगर आप पहले ही दिन से न्यूज़पेपर पढ़ोगे, द हिंदू एडिटोरियल करोगे, तो वो बहुत टफ हो जाता है। उसमें आपको इंग्लिश में बिल्कुल वो ना आपका बनेगा ही नहीं, एक कि मतलब इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको कि मैं पढूं। तो आपने इंग्लिश के लिए क्या करना है, चाहे कोई भी एक बढ़िया सी बुक ले लो इंग्लिश की, जिसमें इजी लैंग्वेज हो, और अदरवाइज़ कुछ भी अगर न्यूज़पेपर इंग्लिश का है तो उसमें स्टोरी वाला पार्ट पढ़ लो, कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, मतलब जिसमें इंटरेस्ट बने और जो पढ़ भी लो आप, ठीक है। ऐसा करो, इंग्लिश में बेसिक चीज़ें स्टार्ट करो। एंड उसके बाद में क्या करना है, अपने कंप्लीट टॉपिक करने हैं, अपने अरिथमेटिक कंप्लीट करना है, मैथ्स का। क्वांट का एक अच्छा खासा पार्ट होता है अरिथमेटिक का। पहले ये होता था अरिथमेटिक ना, कुछ टॉपिक अगर हम मिस भी कर देते हैं तो काम चल जाता था। अभी क्या है, अरिथमेटिक का अच्छा खासा पार्ट जो है प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है। हर एक एग्जाम का इम्पोर्टेंट टॉपिक बन चुका है अरिथमेटिक। तो इसको आपने कंप्लीट करना है, अभी टाइम है। एक एक टॉपिक को अगर 3-4 दिन भी आप दोगे तो इजीली हर एक बेसिक आप कवर कर लोगे। तो क्वांट अपनी ऐसे तैयार रखो, एंड ऐसी रीजनिंग आपको बेसिक से करनी है। आगे हम बात करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे। एक होता है ऑलरेडी जो प्रिपेयर कर रहे हैं ऐसे एस्पायरेंट, तो अपने पहले तो सिर्फ ये देखना है कि पिछले साल हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। सिर्फ ये चीज़ आप फाइंड आउट कर लोगे ना, तो इस साल आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। किसी के गाइडेंस की, किसी के सजेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी आपको। अगर सिर्फ आपको ये पता लग जाए कि आपने गलती क्या की थी। मेरा पहले साल सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्वांट रीजनिंग दोनों ईजी थी, मतलब मेरे स्ट्रॉन्ग थे वो। मेरे को इंग्लिश की वजह से हर बार अटक रही थी, मैं हर बार इंग्लिश की वजह से अटक रही थी, एक डर था मेरे को इंग्लिश का। नेक्स्ट ये, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया ना, मैंने पहले ही सोच लिया इंग्लिश करनी है, जैसे तैसे इंग्लिश करनी है। मैंने उस पर जी जान लगा दी, एंड इंग्लिश अभी मेरा अच्छा खासा है। मतलब बैंक एग्ज़ाम से अगर देखूँ मैं, बहुत अच्छा है, एक अच्छा सब्जेक्ट बन गया है। उसमें को डर नहीं लगता कि इंग्लिश कैसे करूँगी या जो भी है, ठीक है। तो अपनी मिस्टेक्स, अपनी प्रॉब्लम्स ढूंढो जिसकी वजह से आप नहीं लग पाए, वो फाइंड आउट करो, उसके बाद ईजी हो जाएगा, ठीक है। एंड आपको, आपने बेसिक करा हुआ होता है, सब कुछ हुआ होता है आपका ऑलरेडी, जो प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको सिर्फ क्विजेस करनी है, डेली प्रैक्टिस करना है। एंड इंग्लिश के लिए मैं हमेशा रीडिंग ही सजेस्ट करूँगी, तो इंग्लिश के लिए रीडिंग करनी है। तो अभी हम ना अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे, सॉरी। अब हम बात कर लेते हैं अप्रोच पे, कि आपकी अप्रोच हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पे बात करेंगे। इंग्लिश के लिए मैं हमेशा से मैंने पहले भी बोला रीडिंग ही बेटर है, तो रीडिंग आपने करनी है, मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद में क्विज़ेस करनी है आपने। क्विज़ यानी कि मतलब प्रैक्टिस मॉक से कर लो, चाहे आप अड्डा से कर लो, जो मतलब काफ़ी साइट है वहाँ से अपनी ना इंग्लिश के क्विज़ेस करना शुरू करो, उनको सॉल्व करना शुरू करो। जैसे आप मैथ्स रीजनिंग करते हो ना, मैथ्स रीजनिंग में जितना आप माइंड लगाते हो उतना आपने इंग्लिश में लगाना है। ऐसे नहीं सोचना कि आपको मीनिंग नहीं पता, धीरे धीरे आप करोगे ना, आपको एटलीस्ट इतना पता लगने लग जाएगा कि वो वर्ड पॉजिटिव मीनिंग उसका है या नेगेटिव मीनिंग। अगर आप इतना भी डिफरेंस कर लोगे ना दोनों में, तो आपको पता लगने लगेगा कि वर्ड्स का क्या है, मतलब यहाँ पे फिट होगा कि नहीं होगा। क्योंकि हर एक देखो, इतने वर्ड्स होते हैं, याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। हमें नहीं पता आईबीपीएस कौन सा वर्ड उठा के सिनोनिम एंटोनियम पूछ लेगा। तो आपको ना ये पता अगर लगने लग जाएगा ना कि इस वर्ड का पॉजिटिव मीनिंग है और नेगेटिव मीनिंग है, तो भी आप बेटर कर पाओगे, ठीक है। एक आरसी आपने सॉल्व करना है डेली। रीअरेंजमेंट आपने, सॉरी रीअरेंजमेंट बोल रही हूँ मैं, जो पैसेज होता है, पैराग्राफ होता है, वो आपने एक सॉल्व करना है।
डेली करना है। उसकी जो रीडिंग करोगे उससे आपको तो एक तो पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको देखना है। प्रैक्टिस मॉक मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, अच्छा है, वहाँ से करो। और डेली के ना कोई भी नए वर्ड्स, जरूरी नहीं आप स्टडी से ही, कहीं से भी, चाहे आप कोई मूवी देख रहे हो, चाहे आप कोई सीरियल देख रहे हो, चाहे कुछ भी देख रहे हो, ठीक है, न्यूज़ पढ़ी आपने, किसी से मिले, कुछ 10 नए वर्ड सीखो। न्यू वर्ड्स जो आपको अभी तक नहीं पता थे, 10 नए वर्ड सीखो। अगर आपको लग रहा है कि कुछ वर्ड्स उस 10 में से 5-6 याद नहीं रह रहे हैं तो उनको नोट डाउन कर लो, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको वर्ड्स याद करने के लिए, क्योंकि आप 10-10 वर्ड्स यूज़ करोगे ना, मतलब डेली करने लगो, कुछ दिन बाद वो रिपीट होने लगेंगे, तो आपका वो बहुत एक अच्छा पार्ट बन जाएगा। इंग्लिश इजी हो जाएगा। जिनको भी इंग्लिश लगता है कि नहीं हमारा बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं है, हमारा इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन रुकता है, तो सब कुछ सेट हो जाएगा आपका इंग्लिश में, अगर आप इतना भी कर लोगे शिद्दत से। सेकंड, क्वांट, अरिथमेटिक के सारे टॉपिक कवर करने हैं आपने। प्रैक्टिस आपने हर एक टॉपिक की करनी है। अगर आपने परसेंटेज कंप्लीट किया है ना, तो आपने परसेंटेज के क्वेश्चंस लगाने हैं। मैं 100-200 नहीं बोलूँगी, एटलीस्ट 10-12 तो क्वेश्चन करो परसेंटेज के। अगर आपने टॉपिक कंप्लीट करें, 10 to 12 क्वेश्चन भी कर लोगे, आपको पता लग जाएगा क्या अप्रोच है। उसके बाद अगर आप टेस्ट करोगे तो उसमें भी क्वेश्चन आता है। परसेंटेज तो इवन भी प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आता है, हर एक जगह काम आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है 100-200 क्वेश्चन करने का कोई लॉजिक नहीं है। एक टॉपिक करो, उसके 10-12 क्वेश्चन कर लो बस। और एक सेक्शनल टेस्ट आपने देना है क्वांट का, एक वीक में एक। मैं अब भी कह रही हूँ क्योंकि जुलाई अगस्त में जाके आरआरबीज के एग्जाम स्टार्ट होते हैं, उससे पहले आपके पास 6-7 महीने हैं। आप इजीली अपना जो प्रिपरेशन है अच्छे से कर पाओगे। फ्रेशर भी कर लेंगे और वो भी कर लेंगे, एक अच्छा टाइम है। इस टाइम में ना ऐसे नहीं, इजी में नहीं लेना कि अरे नहीं ठीक है, जो जिस एग्ज़ाम को टारगेट करा उसी को टारगेट करो, इधर उधर मत भटको बीच में ही। मतलब हमने अब तक आरबीआई नहीं दिया था, अचानक हमारा मन कर गया चलो आरबीआई दे लेते। आरबीआई को 1 साल लगता है प्रिपरेशन को, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अपना जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका एग्ज़ाम है, उसको बस टारगेट करो आप, ठीक है। और उसके बाद में रीजनिंग में आपको क्या करना है कि आपको सबसे वीकेस्ट जो आपका टॉपिक है ना, उससे स्टार्ट करना है। रीजनिंग में जो सबसे वीक है आपका टॉपिक, किसी का सिटिंग अरेंजमेंट वीक होता है, किसी का पजल्स वीक होती है, किसी को मिसलेनियस पार्ट नहीं आता, तो आपका जो वीकेस्ट टॉपिक है ना वो पहले कर लो क्योंकि अभी टाइम है। और 5 पजल 5 सिटिंग अरेंजमेंट, जैसे एक दिन 5 पजल सॉल्व कर लिया आपने, अगले दिन सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर लो। क्विजेस लगाओ, रीजनिंग और इंग्लिश का सिमिलर ही रहता है, ठीक है, वहाँ से क्विजेस लगा लो प्रैक्टिस मॉक से। इसका भी एक सेक्शनल टेस्ट आप दो, एक वीक में एक दे लो, महीने में 4 भी दे लोगे तो अच्छा है, अभी टाइम पड़ा है। फोर्थ अपना टॉपिक है करंट अफेयर्स, मेंस का टॉपिक है, बट अभी से डेली करना है। अगर आप आरआरबी टारगेट कर रहे हो तो देखो फरवरी मार्च से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ऑफकोर्स आते हैं। 4 मंथ का करंट जो है ना, ज़्यादातर वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बट डेली अपना एक आदत बना लो करने का। डेली नहीं कर पा रहे हो तो वीकली तो एटलीस्ट उसको रिवाइज करो। वीकली भी कर लोगे ना तो भी साथ साथ होएगा। तो करंट अफेयर्स जो है ना अपने चालू करो। मॉक टेस्ट एक वीक में 3 दिया करो, फुल मॉक टेस्ट जो होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप आरआरबी की तैयारी करो तो आप एसबीआई के नहीं दोगे, कोई भी एक पैकेज ले लो जिसमें सारे बैंक एग्जाम्स के जो है ना टेस्ट हो, उसमें से कभी एसबीआई का दे लिया, कभी आरबीआई दे लिया, कभी आरआरबी क्लरिकल दे लिया, तो कोई भी ये दे लो, ऐसे कुछ नहीं है। एक मतलब 3 आपने मॉक टेस्ट एक वीक में देने, अल्टरनेट डेज में दे लिया करो, 3 हो जाएंगे। तो यही बस एक वीडियो था, छोटा तो नहीं है, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है, बट मतलब डिटेल में समझाना ज़रूरी था। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड किसी को भी मेरी वीडियो से ऐसा है कि सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रहे हैं या ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं उस पूरी अपनी शिद्दत से एक वीडियो बनाती हूँ, उसमें व्यू का कुछ भी नहीं है मेरे को। मैं कभी ऐसे नहीं बोलती कि सब्सक्राइब करो या शेयर करो या लाइक करो। जिसको अच्छा लगता है, जिसको हेल्पफुल लगता है, अगर 1% को भी वो वीडियो हेल्पफुल लगता है तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। तो बस इतना ही बोलना है। राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।